Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair and classes with सिद्धि परीक्षा. वैसे तो आज हॉलीडे है, बट जीके की कोई हॉलीडे नहीं होती है ना. तो देख लेते हैं आज के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम करने वाले हैं. ठीक है, बट उससे पहले हैप्पी ईद सबको. ओके, सो देख लेते हैं आज के टॉपिक. पहली बात तो आज हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से कम करेंगे. क्वेश्चन वैसे तो एक दो क्वेश्चन करेंगे, बट थोड़े क्वेश्चन कम करेंगे. ठीक है, सो देख लेते हैं आज कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. सबसे पहले क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन होगा, उसके बाद होगी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी. 2023 में ये ट्रीटी को क्या किया गया था, लेके आया गया था, बट अभी भी 7 कंट्रीज ने सिर्फ इसको रेक्टिफाई किया है. इस पे हम पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या स्टेटस है. ठीक है, सो ट्रीटी का क्या नाम है, हाई सी बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी. बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इसके बारे में इन डिटेल में करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में, साथ के साथ सागर विजन के बारे में. अब ये दोनों की दोनों चीजें क्या हैं और अभी न्यूज में क्यों आए, साथ में पढ़ेंगे. और उसके बाद हम देखते हैं एक स्कीम के बारे में. स्कीम क्या है, पीएम किसान निधि स्कीम. ये स्कीम अभी न्यूज में क्यों आई है, क्योंकि अभी रिसेंटली 17th इंस्टॉलमेंट बाहर निकाली गई है. कौन सी इंस्टॉलमेंट, कुछ पैसे हैं जो किसानों को दिए जाते हैं. कितने पैसे दिए जाएंगे किसान को, कौन सी इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, सब कुछ हम पढ़ेंगे. और लास्ट में फिर देखेंगे कि लोकेशन, अभी लोकेशन के बेसिस अगर देखी जाए तो पनामा भी न्यूज में बना हुआ है. पनामा क्यों न्यूज में है वो भी पढ़ेंगे, और साथ के साथ में पनामा की बोर्डिंग कंट्रीज भी देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, उससे पहले देखिए आप ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए. 10 सेकंड आपके पास है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से. सो आई होप कि आप आंसर देने की कोशिश कर रहे हो. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया की मिनिस्ट्री है. इंडिया की मिनिस्ट्री ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है, ताकि दोनों ने कोलैबोरेट करके क्या किया, एक वर्कशॉप लॉन्च किया. वर्कशॉप किस पे की है, एथिक्स पे, एथिक्स फॉर एआई. एथिक्स ऑफ एआई पे वर्कशॉप लॉन्च हुई है. कहां पे हुई है, दिल्ली के अंदर लॉन्च हुई है ये वर्कशॉप. ठीक है, सबसे पहले तो यहां पे लिख दो कि दिल्ली के अंदर लॉन्च हुई है, क्योंकि लोकेशन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में. ठीक है, दिल्ली के अंदर ये क्या हुई है, लॉन्च हुई है. और इसमें किसने लॉन्च करी है ये, वैसे अगर आप ये इमेज देख पा रहे हो, इसी इमेज के अंदर इसका आंसर है, पर एग्जाम में कोई इमेज नहीं होगी आपके सामने. ठीक है, यूनेस्को बिल्कुल सही आंसर है इसका. और एक बात और, यूनेस्को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, बट यूनेस्को के बारे में ट्रस्ट में याद रखना, यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लो क्या होती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ये इसकी फुल फॉर्म होती है. इस तरफ बिल्कुल वही लिखा हुआ है जो कि मैंने बोला है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट करके क्या किया, एक वर्कशॉप को लॉन्च किया. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये देखिए. अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव. ग्रीन एजुकेशन पे, एजुकेशन पे क्या होता है, स्कूल इनिशिएटिव लिया है. ग्रीन एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं. आपको बताना है कि 4 ऑर्गेनाइजेशन में से किसने ये इनिशिएटिव लिए हैं. 10 सेकंड आपके पास. इसका आंसर करना बहुत आसान है अगर आपने मेरी बात अभी सुनी है ध्यान से, कि यूनेस्को क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आंसर भी क्या है, यूनेस्को है. बिल्कुल सही, इसका आंसर भी क्या है, यूनेस्को. अब यूनेस्को के बारे में हम पिछले 2 दिनों में कितना पढ़ चुके हैं. पहला हमने क्या पढ़ा था कि स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट किसने पब्लिश करी थी, यूनेस्को ने करी थी. दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, दूसरी चीज हमने पढ़ी थी ग्रीन स्कूलिंग के बारे में. 2 इनिशिएटिव लिए थे, किसने लिए थे, यूनेस्को ने लिए थे. आज हम क्या पढ़ रहे हैं, एथिक्स के बारे में. एथिक्स किसकी, एथिक्स, एथिक्स ऑफ एआई के ऊपर वर्कशॉप हुई है न्यू दिल्ली में. इंडिया की मिनिस्ट्री के साथ किसने कोलैबोरेट किया, यूनेस्को ने. यूनेस्को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी. इसके बारे में मैं बोल रहा हूं ना, स्टार मार्क लगा लो. और आपको मैं होमवर्क आज का यही दे रहा हूं कि आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है और यूनेस्को कब एस्टैब्लिश हुआ था. फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ ये 2 चीजें हैं, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. इसी के साथ चलते हैं टॉपिक पे और पढ़ते हैं कि हाई सी बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी क्या होती है. अब ये ट्रीटी बहुत अमेजिंग ट्रीटी है. स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इस ट्रीटी के बारे में. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली हाई सी क्या होता है, फिर हम जाएंगे बायोडाइवर्सिटी पे. हाई सी का मतलब क्या होता है, हाई सी का मतलब होता है वो पानी, वो समुंदर, वो पानी का पोर्शन जो किसी भी कंट्री के डायरेक्टली हक में, अथॉरिटी में, रेगुलेशन में नहीं आता. समझे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा पानी, ऐसी टेरिटोरी, एक हमारा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है ना, कि किसी भी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर का पानी जो भी है वो सारा का सारा हाई सी है, और वो किसी भी कंट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी, डायरेक्ट अथॉरिटी के अंदर नहीं आता. उसको बोला जाता है हाई सी. क्लियर. अब इसी चीज को मैं आपको एक बिल्कुल स्ट्रक्चराइज मैप के वे में भी समझाऊंगा. ठीक है, बट वो समझाऊंगा थोड़ी देर से बाद. अब देख लेते हैं कि न्यूज में क्यों था.
सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि IUCN की तरफ से जो उनकी डायरेक्टर जनरल है उन्होंने बोला है कि कंट्रीज को अर्ज किया है, मतलब उन्होंने बोला है कंट्रीज को कि भाई इस ट्रीटी को सीरियसली लो और जल्दी से जल्दी इस ट्रीटी को रेक्टिफाई कर दो। अब किसी भी ट्रीटी को रेक्टिफाई करने के लिए, किसी भी ट्रीटी को यूनिवर्सली एप्लीकेबल करने के लिए कम से कम 60 कंट्रीज का रेक्टिफाई करना जरूरी होता है, ठीक है। 60 कंट्रीज की कम से कम रेक्टिफिकेशन देना जरूरी होता है। अब तक 2023 में ये ट्रीटी आई थी, ट्रीटी का क्या लिया था, इनिशिएटिव लिया गया था 2023 में, और अब तक सिर्फ 7 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या किया है, इस ट्रीटी को रेक्टिफाई किया है। इंडिया का इस पे क्या स्टैंड है? इंडिया ने ना तो ट्रीटी को रेक्टिफाई किया, ना ही इस ट्रीटी को साइन किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है पूरे का पूरा। आप अगर ये पूरा टॉपिक भूल गए ना, कुछ नहीं होता, पर ये पॉइंट मत भूलना कि हाई सी बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी को इंडिया ने ना तो साइन किया है, ना ही रेक्टिफाई किया है, राइट। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज कब हुई थी स्टार्ट। रिसेंटली IUCN के जो जर्नल थी ना, इन्होंने क्या किया था, जर्नल ने वर्ल्ड ओशियन डे था 8 जून के पास, ठीक है। सो 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे था। उस टाइम पे इन्होंने बोला था कंट्रीज को कि भाई इस चीज को सीरियस ले लो और इस चीज को क्या कर दो, आप रेक्टिफाई कर दो, ठीक है। अब वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये एग्जाम में आ सकती है। अगर ये चीज नहीं आई एग्जाम में, सो दूसरा पूछा जा सकता है कि 2024 में वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थीम क्या थी? कैटलाइजिंग एक्शन फॉर ओशियन एंड क्लाइमेट। यही दोनों चीजें मैंने कहां पे मेंशन की हुई है, ऊपर मेंशन की है। सो दोनों की दोनों चीजें क्या हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाई सी क्या होती है आपको बता चुका हूं, और न्यूज में क्या आता है ये भी बता चुका हूं। अब मैप के साथ बता देता हूं मैं कि आपको हाई सी क्या होता है। सो किसी भी कंट्री, अगर मान लो इंडिया है, इंडिया की आगे बिल्कुल सदर्न कोस्ट आ गई है और वहां से पानी स्टार्ट हो गया। सो इंडिया की वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक तो जो टेरिटोरियल सी होगी ना, वो अपना बिल्कुल टेरिटोरियल एरिया होगा, अपनी टेरिटरी होगी बिल्कुल। और 12 में अगर 12 प्लस कर दे तो वो 24 में चला जाता है। सो वो भी इंडिया की टेरिटरी में ही आएगा। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। सो ये 12 हो गया, फिर ये 24 हो गया, और ये मैक्सिमम कितना हो जाता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक। सो किसी भी कंट्री की 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, उसका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है। वो वहां पे क्या कर सकते हैं, डीप सी माइनिंग भी कर सकते हैं। पर ध्यान से, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आप ओशियन को खराब कर दो, तो वो वहां पे क्या करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट इस 200 नॉटिकल माइल्स के बाद क्या हो जाता है, हाई सी स्टार्ट हो जाता है, और हाई सी किसी भी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता। और इसी ट्रीटी में मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने ना तो साइन किया इसको, ना ही रेक्टिफाई किया। यही सारी की सारी स्टोरी है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म, ज्यादातर डीप में नहीं जाना इसके, और चलते हैं आगे। बट आप इस पीपीटी को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, बट सारी स्टोरी यही है कि अभी रिसेंट में बोला गया कि इस ट्रीटी को थोड़ा सा सीरियस ले लो। उसके बाद चलते हैं हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में। अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है और सागर विजन क्या है? इंडिया अपने नेबर्स को साथ में लेकर चलना चाहता है। हमने हमेशा से अपने नेबर्स का साथ दिया है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो। हमने सबका हमेशा साथ दिया है। ट्रेड में हमने साथ दिया है, हमने कनेक्टिविटी में साथ दिया है, तो हर एक चीज़ में साथ दिया है। और इसी तरह से ये पॉलिसी भी प्रपोज की गई थी। अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में क्या होता है, इसका मेन एम यही है कि हम अपने नेबर्स को अपने साथ लेके चलेंगे ताकि हम सब की तरक्की हो, एक साथ हो। ये इसका मेन एम है, ठीक है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया ने कुछ अपने नेबर्स को ही क्या किया है, उनके लीडर्स को बुलाया है कि आओ मीटिंग करते दोबारा से, देखते हैं कि कुछ और डेवलपमेंट करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। अब यहां से याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब क्या है कि अपने नेबर्स को लेके चलना है। इंडिया के नेबर्स कौन कौन हो गए? पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया है, ठीक है। और अगर आइलैंड कंट्रीज भी देख लें हम, तो वो भी क्या हो गया, इंडिया के नेबर्स हो गया, जैसे कि मॉरिशस हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेलियस हो गया, तो ये सारी हो गया। अभी रिसेंट में इंडिया ने कौन कौन से नेशंस को बुलाया है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 आइलैंड के नेशन है और 3 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनको बुलाया। सो पहला मॉरिशस को बुलाया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉरिशस। दूसरा किसको बुलाया है? दूसरा सीशेल्स को बुलाया है, ये भी क्या हमारे पास हो गया, ये भी आइलैंड वाला हो गया। तीसरा अगर आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे किसको बुला लिया? मालदीव्स को बुला लिया। तो 3 कंट्रीज ही होगी। उसके बाद इंडिया ने अपने इधर से स्टार्ट कर दो, नेपाल को बुलाया है, ठीक है। किसको बुलाया? नेपाल यहाँ पे होगा, देखो नेपाल को बुलाया, भूटान को बुलाया, ठीक है, नीचे से श्रीलंका को बुलाया।
तो इन कंट्रीज को क्या किया है, इंडिया ने बुलाया कि आ जाओ आगे डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्या बात है क्या नहीं है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या फ्री ट्रेड हम कर सकते हैं, क्या हम पीसफुल के लिए क्या कर सकते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली हम साथ मिलकर चले क्योंकि हम नेबर्स हैं, क्योंकि अगर नेबर्स की सपोर्ट मिलेगी किसी भी नेशन को, सो वो नेशन अच्छे से क्या कर सकेगा, अच्छे से अपनी प्रोस्पेरिटी कर सकेगा, अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ पा पाएगा। ठीक है, सो ये सारा है क्या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से रिलेट करता, और यही सारी चीजें यहां पे की गई है, मेंशन की गई है। तो फिर सागर क्या है, अगर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में लेके हम चलते हैं कि भैया ट्रेड अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तो सागर वहीं पे सिक्योरिटी के साथ डील करता है। सो सागर की फुल फॉर्म क्या होगी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जितने भी लोग रीजन में है सबकी सिक्योरिटी हो, सबकी ग्रोथ हो, सबके साथ हो, ये सब कुछ कब प्रपोज किया गया था, 2015 की बात है। सो बहुत पुरानी बात है, ये अभी की बात नहीं है, तब से हम लेके चल रहे हैं सबको अपने साथ। ठीक है, सबको अपने क्या लेके चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं। अब कुछ ऐसे इनिशिएटिव आपको देखने हो, अगर इससे एक्स्ट्रा आपको देखना हो कि अब तक हमने नेशन फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन के अंदर हमने कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं कि हम सबको साथ लेके चले हैं। सो 3 मेजर इनिशिएटिव है, मैंने आपके सामने लिख दिया। जैसे कि मैत्री हो गया आपके सामने, जैसे मैत्री हो गया, वैक्सीन मैत्री, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने भूटान को और मालदीव को क्या किया था, फर्स्ट कंट्री थे जिनको हमने कोविड की वैक्सीन प्रोवाइड करवाई थी। क्यों, वो हमारे नेबर है, तो हमें अपने नेबरों का ध्यान है। ऐसी करके कुछ इनिशिएटिव है जिनको आप याद रख सकते हो। ठीक है, बट इन सब का एम यही है, ये सब कुछ करने का एम यही है कि हम सब की ग्रोथ हो, एक साथ ग्रोथ हो, ताकि हम क्या कर सके, चाइना को काउंटर अटैक दे सके। सो काउंटर अटैक क्या कर सके, चाइना को, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, आप खुद बताइए, चाइना क्या कर रहा है, चाइना किसी भी कंट्री में जा रहा है, उसको क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, डेप्थ ट्रैप्थ में उसको पा रहा है, उसके बाद उसकी कंट्री की कोई जगह ले लेता है, वहां पे अपना क्या कर लगाता है, पोर्ट बना लेता है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक गलत नेगेटिव टैक्टिक्स को यूज कर रहा है। बट हम इंडियन पॉजिटिव टैक्टिक्स को यूज करना चाहते हैं और अपने नेबर्स को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, ताकि हम क्या कर सके, काउंटर कर सके। और साथ के साथ में मल्टीलेटरल फोरम हो जाएगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी बन जाएगी कि हम सारे नेशंस आपस में इतने ज्यादा अच्छे हैं, तो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी बन जाएगी, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे। सो ये सारी की सारी चीजें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, सिर्फ इसकी तरफ इशारा कर रही है कि सबकी ग्रोथ हो, एक साथ ग्रोथ हो, और हम सब क्या कर सके, अच्छे से प्रोस्पेरिटी हो, हर जगह हो। इसी के साथ चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे चलते हैं, पीएम किसान स्कीम पे। अब ये स्कीम क्या थी, इस स्कीम को किसने लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया, सब कुछ पढ़ेंगे। पर इस स्कीम में होता क्या है, सो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि 17th इंस्टॉलमेंट बाहर निकाली गई है स्कीम की, लोगों को पैसे देने के लिए। इस स्कीम के अंदर 6,000 रुपए एक किसान को मिलते हैं। वो किसान थोड़ा सा गरीब होना चाहिए, उसके पास थोड़ा सा लैंड एरिया कम आना चाहिए, क्योंकि रिच फार्मर्स को पैसे देके क्या फायदा। ठीक है, सो दोज फार्मर्स हु आर इन नीड, उनको क्या किया जाएगा, 6,000 रुपीज किए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, उन लोगों को दिए जाएंगे, बट 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। 2,000 की एक इंस्टॉलमेंट, 2,000 की एक इंस्टॉलमेंट, 2,000 की एक इंस्टॉलमेंट। सो 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे पहुंचाए जाएंगे किसान के पास, और इन टोटल 6,000 की क्या दी जाएगी, उनको थोड़ा सा उनकी मदद कर दी जाएगी। 6,000 में सब कुछ तो नहीं होता, बट उनकी बहुत ही ज्यादा रिलीफ हो जाएगी, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने बीज लेके आ सकते हैं, वहां पे बीज आके वो ग्रो कर सकते हैं, सीड लेके आ सकते हैं, सो फर्टिलाइजर्स लेके आ सकते हैं, खाद लेके आ सकते हैं। सो बेसिकली उनकी क्या हो जाएगी, एक उनको फील्ड को मैनेज करने के लिए उनकी एक हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली अब अगर इस स्कीम की मैं बात करूं, सो बेसिकली ऑब्वियसली ये इनकम देने की स्कीम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि स्कीम में कितने पैसे दिए जा सकते हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट में जाती है, 3 इंस्टॉलमेंट जाती है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है अब तक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा गया, वो देखा गया कि ये स्कीम कौन सी स्कीम है, ये सेंटर की स्कीम है, या सेंटर सेक्टोरल स्कीम है, या फिर ये स्टेट की स्कीम है, क्योंकि पैसा कौन दे रहा है पीछे से। सो ये बेसिकली सेंटर सेक्टोरल स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, मतलब कि यहां पे सेंटर की तरफ से कुछ पैसे दिए जाते हैं और कुछ पैसे स्टेट की तरफ से भी दिए जाते हैं। ठीक है, सो दोनों के दोनों साथ में मिलकर चलते हैं। अगर यहां पे होता स्पॉन्सर्ड, तो वो तो भाई पूरा सेंटर ही स्पॉन्सर कर रहा है, हर एक पैसा कौन देगा, सेंटर देगा। सो याद रखना, पीएम किसान निधि स्कीम क्या है, सेंटर सेक्टोरल स्कीम है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहां पे मैं स्टार मार्क लगा देता हूं। और ऑब्वियस ही बात है, अगर ये स्कीम किसान के लिए बनाई है तो मिनिस्ट्री भी तो किसान वाली होगी ना। सो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है। ये दो जगह से क्वेश्चन है जहां से आ सकते हैं, इसकी नोडल मिनिस्ट्री से। और इसी के साथ ये टॉपिक हो जाए हमारा खत्म, और अब चलते हैं हम लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, पनामा। अब पहले तो देख लो, पनामा की कैपिटल होती है पनामा सिटी। क्वेश्चन अभी न्यूज में क्यों आया,
अभी क्या है ना, पनामा के पास एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे एक ट्राइब रहती है, उस ट्राइब का नाम है गर्दी। ठीक है, फुल फॉर्म तो उसकी होगी गर्दी सुख दूध दूध करके नाम है कुछ, बट गर्दी गर्दी करके बुलाते हैं। अब जो ये गर्दी वाले लोग होते हैं ना, कम से कम लगा लो 300 फैमिलीज होंगी, ये एक आइलैंड एक टापू पे रहते हैं। आप देख पा रहे हो ना, इस तरीके का ये ऐसे आइलैंड है, ये पूरे घर है, तो ये लोग यहाँ पे रहते हैं, यहीं पे सरवाइव कर रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया कि भैया इनको जरूरत पड़ गई। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हमने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि सी लेवल राइज कर रहा है, और सी लेवल इतना राइज कर रहा है कि पहले जितना करता था उससे 2 मल्टीप्लाई कर दो, इतना राइज कर रहा है सी लेवल। अभी हमने रिपोर्ट में पढ़ा था। ठीक है, अब स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट में पढ़ा था हमने। अब क्या हुआ कि सी लेवल राइज होने की वजह से लोग जो इस यहाँ पे रह रहे हैं उनको होने लगी परेशानी, क्योंकि ये एक आइलैंड है, और आइलैंड जो सी लेवल राइज होने से सबसे ज्यादा अफेक्ट किन पे पड़ता है, जो आइलैंड कंट्रीज होती हैं। तो ये जो आइलैंड पे ट्राइब रह रही है, तो इनके घरों में पानी जाने लगी और बड़ी दिक्कत आने लगी। तो इनको इवैक्यूएट किया, किसने इवैक्यूएट किया? पनामा ने। सो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है जो पनामा की तरफ से किया गया है। सो इनको किसने किया है? इवैक्यूएट किया गया है, किसकी तरफ से? पनामा की तरफ से। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछेंगे कि इवैक्यूएशन में किसका हाथ था, पूछ भी लिया तो आपको पता तो है, बट ये पूछा जा सकता है पनामा के बारे में। सो पनामा को मैप में पढ़ेंगे क्या होता है, और पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश क्या होता है। पहले तो बात है ये इल्तुतमिश क्या है। मैंने आपको स्ट्रेट क्या होता है, बे क्या होता है, ये पहले बता चुका हूं मैं, ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं। आज हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश क्या होता है। सो कोई भी ऐसा लैंड मास जो 2 वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है उसको हम बोलते हैं इल्तुतमिश। याद रखना, लैंड मास मैप में दिखाऊंगा, सही से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो इल्तुतमिश पनामा भी है ये, जो दो आपस में वाटर बॉडीज को जोड़ रही है। कौन सी 2 वाटर बॉडीज? साउथ की तरफ तो पैसिफिक ओशन हो गया, नॉर्थ की तरफ हो गया कैरेबियन सी। ठीक है, सो इसको अब पनामा है कौन से कॉन्टिनेंट पे, ये भी हम देखेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि पनामा की जो आसपास की कंट्रीज है वो कौन सी है। सो पनामा के जो इस तरफ है वो तो हो गया कोस्टा रिका, इनकी फुटबॉल की टीम भी आपको याद होगा, और इस तरफ हो जाता है इसके क्या, कोलंबिया। सो ईस्ट में कोलंबिया पड़ गया, वेस्ट में क्या हो गया, कोस्टा रिका हो गया। ये उसकी होगी टेरिटोरियल बाउंड्रीज। मैरीटाइम बाउंड्रीज कौन सी होगी? ऑब्वियसली अगर ये इल्तुतमिश और पनामा है तो इसकी मैरीटाइम बाउंड्रीज कौन सी होगी? पैसिफिक ओशन होगा नीचे, तो एक तरफ पैसिफिक ओशन होगा, दूसरी तरफ कैरेबियन सी होगा। ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं ना। और अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताऊं तो ये एक सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है लोकेटेड। ठीक है, और इल्तुतमिश और पनामा के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। सो इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूं। और गर्दी ट्राइब जो है, ये गर्दी के लोग हैं जिनको किन्होंने इवैक्यूएट किया, पनामा ने किया। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया ये। अब अगर देखा जाए इसके बारे में, सो यहां पे देखिए, अब पनामा के बारे में बोला था, यहां पे क्या है, कोस्टा रिका। ऊपर कौन है? कैरेबियन सी। नीचे क्या है? पैसिफिक ओशन। इसके ईस्ट में क्या है, या इसके ईस्ट में क्या है, कोलंबिया। ये क्या है, पनामा है। सो इसको इल्तुतमिश को बोला जाता है कि ऊपर इतनी बड़ी लार्ज वाटर बॉडी है, नीचे लार्ज वाटर बॉडी है, और ये क्या कर रहा है, बेसिकली इन 2 लार्ज बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए यहां से थोड़ी थोड़ी सी ट्रिब्यूटरी जा रही है, कहीं से कहीं मिलके जा रही है। सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इस पूरे इतने एरिया को इल्तुतमिश बोला जाता है। सो इस चीज को क्या करना है, आपने याद रखना है। नेबरिंग कंट्रीज पढ़ा दिया मैंने आपको, इसमें बता दिया इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है, साथ में लास्ट का क्वेश्चन देख लीजिए, और क्लास को करते हैं वाइंड अप। सो क्वेश्चन आपके सामने क्या है आज देखिए, ये आपका क्या है, होमवर्क है। मैंने आपको याद करो 3 दिन पहले बताया था कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। इंडिया की तरफ से बोल दिया गया, किसने? ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब इंडिया की तरफ से इस मिनिस्ट्री ने बोला, साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि भाई अगर अब से आपको क्या करनी है, सॉरी मैंने तो आंसर भी बता दिया आपको, बट इसको भूल जाइए, दोबारा से देखिए। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई सी को भी अपनी एडवर्टाइजमेंट देनी है, चाहे इंटरनेट के ऊपर, चाहे टीवी के ऊपर, चाहे रेडियो के ऊपर, चाहे किसी भी चीज के ऊपर। ठीक है, अब आपको बताना है जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है जो मैंडेटरी किए हैं सबके लिए, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वैसे तो मैंने आंसर बोल दिया, बट जिन्होंने नहीं सुना तो आंसर बताने, इसका राइट आंसर क्या है। और कल दोबारा मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, सो तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टाटा। कल मिलते हैं कुछ और नए अमेजिंग टॉपिक्स के साथ।